आप सब पत्रकार साथियों का स्वागत है। सबसे पहले तो पंजाब में जो बहुत दुखद घटना हुई है उस पर हम 2 मिनट के लिए उनके लिए प्रार्थना करेंगे। उनके सिद्धू मूसेवाला जी की आत्मा की शांति के लिए उस पर बात करेंगे। 8 साल मोदी जी की सरकार को हुए हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। और जैसे आपको पता है कि कल से हमारा पत्नीटॉप में 31 से 2 तारीख तक नव संकल्प जो शिविर है उसका ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, उसके बारे में आपको अवगत कराना है। मैं अध्यक्ष जी दीप साहब, रमन भल्ला जी, संकीप प्रेम जी, विजय सानी जी, मनमोहन सिंह जी, सुरेश जोड़ा जी, रफा जी, हमारे साहिल जी स्पोक्स पर्सन हैं। और मैं अध्यक्ष जी से कहूँगा कि शुरू में पंजाब की घटना पर चर्चा करेंगे। पहले हम 2 मिनट के लिए चाहेंगे कि खड़े होकर उनके लिए मौन रखें। जैसे हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा जी ने आपको बता दिया, हमारे आज के इस प्रेस वार्ता में 3 मुख्य मुद्दे हैं। एक तो जो कल ही पंजाब में मर्डर हुआ और एक इंटरनेशनल कलाकार, एक नौजवान लीडर कांग्रेस पार्टी का जिस तरह से दिन दहाड़े मर्डर हुआ, 50 गोलियां उसके जिस्म पर डाली गई, हम उसकी निंदा करते हैं और साथ में डिमांड करते हैं कि इस मर्डर का एक विजिबल रीज़न दिखता है कि जो पंजाब की स्थिति कश्मीर से पहले खराब थी और जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे लोगों को प्रोटेक्शन मिली हुई थी, जो भी पब्लिक इम्पोर्टेंस के लोग हैं, चाहे वो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, चाहे वो डिफरेंट फील्ड में नेशनल इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी रखते हैं, उनको सुरक्षा मिली हुई थी। और जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने यूनिलेटरल फैसला लेकर बिना किसी कंसल्टेशन के जो उन्होंने सिक्योरिटीज विड्रा की और इस तरह के एक इंटरनेशनल फेम के आदमी को सड़क पर डाल दिया, जिसकी वजह से 24 घंटे के अंदर उसकी हत्या हुई। हम डिमांड करते हैं इस हत्या का सीधे मर्डर केस पंजाब चीफ मिनिस्टर पर लगना चाहिए, क्योंकि वो अकेला व्यक्ति है। ये स्टेज कलाकारी करना एक अलग कला होती है, हम उसकी कदर करते हैं, मगर किसी सेंसिटिव प्रदेश को चलाना वो एक डिफरेंट महारत मांगता है। शायद ये उस बेमहारत गैर तजुर्बेकारी का कंटिन्यू आपको पंजाब से खबरें आ रही है, जो चुनाव के तत्काल बाद पॉलिटिकल किलिंग्स, सिलेक्टिव किलिंग्स, टारगेटेड किलिंग्स, जिसका सबसे बड़ा प्रूफ कल का आपको है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है कि इसमें एनआईए के हवाले केस किया जाना चाहिए और सीधे एफआईआर चीफ मिनिस्टर पर लगना चाहिए और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी देश मांग रहा है कि वो सामने आना चाहिए। नंबर 2 इश्यू हमारा, आज ही के दिन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर दूसरी टर्म का ओथ लिया था 2019 में। तो कुल मिलाकर 2014 से लेकर आज तक मरकज में उनके 8 साल पूरे होते हैं और इन 8 सालों में देश किधर निकल रहा है, क्या परेशानियां झेल रहा है, उसका थोड़ा सा हम जो उन्हीं के वादे थे जिस पर उनने मैंडेट हासिल किया था
पहले कम, दूसरी टाइम पर तो उससे मजबूत मैंडेट हासिल किया, मगर आज जब 8 साल के बाद हम देख रहे हैं तो देश आगे नहीं बढ़ा, देश अपनी जगह भी नहीं है बल्कि रिवर्स में चल रहा है। जो 2014 की पोजीशन थी उसके मुकाबले में हम रिवर्स में। चाहे हम सबसे पहले देश के नौजवानों की बात करें, अनएम्प्लॉयड यूथ्स की बात करें, जिनकी बड़ी उम्मीदें शायद इस पॉपुलर सरकार के साथ जुड़ी हुई थी, जो इन्होंने वादे, जो इन्होंने स्लोगन्स दिए थे, और उन स्लोगनों का रिजल्ट आज देश में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ्स है। 45 करोड़ के आसपास हमारे भारत देश में इस वक्त अनएम्प्लॉयड यूथ जिनको कोई काम नहीं मिल रहा, वो इस वक्त सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में दर्ज है। ये सबसे बड़ी नाकामी हम आज की सरकार की मानते हैं, जो देश के नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाए। और अगर देखा जाए तो इस वक्त 7.9 अनएम्प्लॉयमेंट रेट है देश में, जो अभी तक का हाईएस्ट। और चाहे वो स्किल्ड है, चाहे वो अनस्किल्ड है, चाहे वो पढ़े लिखे हैं, चाहे वो कम पढ़े लिखे हैं, जो इस सरकार से नजर लगाए हुए थे कि ये जॉब पैदा करेंगे तो हम अपने परिवार चलाएंगे, वो ये सरकार दे न सकी। ये पहला फेलियर। इसी तरह से देश का एटमॉस्फेयर, जिस देश को हमारे पूर्वजों ने, महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो इस मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट्स थे आजादी के बाद में, जिस तरह का देश उन्होंने जिसकी बुनियाद डाली थी, वो देश आज तबाही के दहाने पर है। आज देश में कम्युनिटीज के बीच में, रिलीजन्स के बीच में, छोटे और बड़े के दरमियान, अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड के दरमियान जो तफरुक, जो एक डिवाइसिव एक पॉलिसी चलाई जा रही है, इसको भी हम कंडेम करते हैं। ऐसा महात्मा गांधी और हमारे पूर्वजों ने सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब देश इस तरह के टुकड़ों में बांटा जाए। ये दूसरी एक सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे आज के मरकजी सरकार की है, जो शायद देशवासी महसूस कर रहे हैं। इसी तरह से अगर इसको आप आंकलन करना होगा, 3400 इंसिडेंट्स पिछले 8 साल में जो कम्युनल फसादात के 2016 से 20 के दरमियान, 4 साल के दरमियान जो 3400 केसेस देश के अलग अलग विभागों में दर्ज किए गए हैं, जो शायद इससे पहले 70 साल में इतनी बड़ी संख्या, इतने बड़े रेशियो के साथ में नहीं हुआ होगा। इसी तरह से अगर हम जो हमारे अन्नदाता हैं, जो किसान हैं, उनका आपने देखा 8 साल में किस किस तरह के धक्के खाने पड़े, कितनी हत्याएं हुई, कितने जिसको हम कहते हैं कि सुसाइड्स कितने किसानों ने किए, वो फिगर आपके पास है, हम भी मुहैया कराएंगे, ऑल टाइम है। और फिर इस सरकार ने बोला था, अभी रिसेंटली लास्ट चुनाव में उन्होंने दिया था कि 2022 आते आते हम अपने किसानों की आमदनी दुगनी करें, ऐसी व्यवस्था करें कि जो 100 रुपए कमा रहा है उसको 200 रुपए का आमदनी होगा। मगर आज जब हम देख रहे हैं दुगनी आमदनी तो दूर की बात है, उन्हीं हमारे अन्नदाताओं को आज घर चलाना मुश्किल है। ये मोदी साहब और भाजपा सरकारों की देन है कि किसान जो 80%
देश में जिनको माना जाता है, जब 80% लोग मतलब इस तरह के हालात को जूझ रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि देश हम आगे ले जा रहे हैं या देश पीछे खींच रहा है। इसी तरह से टैक्स टेररिज्म, जिसका लगातार आप आवाजें सुन रहे हैं, मैं उसको महंगाई से जोड़ूं वो बात की बात है, मगर आप देख रहे हैं कि अदना से अदना आदमी पर, जो बीपीएल अंत्योदय कैटेगरी का देश में रहने वाला आम नागरिक है, उसको टैक्सेस का कितना बोझ इस सरकार ने डाला। एक अनुमान के मुताबिक हर एक आदमी को, देश के हर एक आदमी को तकरीबन 1 लाख रुपए का कर्ज इस वक्त कंधों पर बोझ है मोदी सरकार के कार्यों से, और 26 लाख करोड़ इस सरकार ने टैक्सों के जरिए वसूल किया, जो सबसे निचले स्तर से लेकर सबसे टॉप लेवल के देशवासी को टैक्सेस के जरिए इकट्ठा किया गया। और वो 26 लाख करोड़ का कोई हिसाब देशवासियों के सामने नहीं है। और वो 26 लाख करोड़ में देखेंगे तो 2-4 लोग ही उसकी बेनिफिशियरी रहे। अडानी अंबानी जो देश के बाहर भागे हुए लोग हैं, और वो सीधे बेनिफिट उनको मिला, मगर आउट ऑफ 26 लाख करोड़ जो इन्होंने कमाया, उसमें से अभी तक देशवासियों के लिए, एवरेज मिडिल रेंज लोगों के लिए कोई भी ऐसा प्रोग्राम ये सरकार नहीं दे पाई जिससे कि हम समझ सकते थे कि एक हाथ टैक्स दो, एक हाथ रिलीफ लो, एक हाथ आप कोई स्कीम लो, वो ये सरकार दे नहीं पाई। आपको दूसरा एक एरिया में ले चलूंगा कि देश की हालत को समझाने के लिए। आज आप यही मोदी साहब चीफ मिनिस्टर होते हुए वो आप सुन रहे हैं उनके भाषण, कि जो यूपीए सरकार पर कह रहे थे कि रुपये का वैल्यू डाउन हो रहा है और मरकजी सरकार क्या करी। आज आप अपने 1 रुपए का वैल्यू देख लीजिए, आपके डॉलर के मुकाबले में कहां पहुंचा है, ऑल टाइम लो। ये उनकी दूसरी उपलब्धि है शॉर्ट फॉर्म में समझाने के लिए। प्राइस राइज, जो एसेंशियल कमोडिटीज, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, खाने पीने की चीजें, पहनने की चीजें, अगर आप देखेंगे 2014 के मुकाबले में 200-300% इंक्रीज इस वक्त आम आदमी को मिल रहा है। आप गैस की बात कीजिए, आप पेट्रोल की बात कीजिए, आप डीजल की बात कीजिए, आप रसोई के तेल की बात कीजिए, ये आसमान छूने वाली कीमतें, ये मेहरबानी है हमारी आज की पॉपुलर सरकार भाजपा सरकार की। एसेंशियल मेडिसिन, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स वगैरह, वो तो सब उसमें आता है। इसी तरह से एक सबसे बड़ा दचका जो बने बनाए देश को इस वक्त महसूस हो रहा है, वो है इरोजन ऑफ इंस्टीट्यूशंस। सुप्रीम कोर्ट को देख लीजिए, सीबीआई को देख लीजिए, एनआईए को देख लीजिए, ईडी को देख लीजिए, इनकम टैक्स को देख लीजिए, और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनली मेड इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके अपने पावर्स हुआ करते थे, आज वो पावर्स उनसे छीने गए। उनको प्योर एंड प्योर पॉलिटिकल पर्सनल गेन्स के लिए जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी देश को बदहाली की ओर, इरोजन ऑफ डेमोक्रेसी इसको हम कह सकते हैं, ये भी एक मतलब एक फेलियर है। इसलिए एरियाज बहुत हैं। हम इन टोटलिटी इन 8 सालों को जब आकलन करते हैं, मैंने जैसे स्टार्ट में कहा, देश
किसी भी लेवल से आगे नहीं बढ़ रहा है। देश मतलब रुका भी नहीं है, बल्कि हर कोशिश है देश को कल्चरली, रिलीजियसली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, चारों लिहाज से ये सरकार देश को पिछाड़ रही है, देश को पीछे धकेल दे रही है, देश को आगे नहीं बढ़ा रही है। इसलिए इन सारे जो दिए हुए वादे थे, जिसमें असफल ये सरकार हुई, कांग्रेस पार्टी उसके लिए जद्दोजहद करेगी। हम करते आए हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में, और ये जंग कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आगे बढ़ाएगी और देश को वापस अपने ट्रैक पर लाने की पूरी लड़ाई हमारी जारी रहेगी। तीसरा अंग जो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का है वो ये है कि आप सबको जानकारी है कि अभी पीछे कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर राजस्थान में 4 दिन का एक संकल्प शिविर लगाया था, जिसमें देश के तमाम माने जाने लीडर्स थे और देश के सारे सिचुएशन को वहाँ डिबेट हुआ, चाहे वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, इंडस्ट्रियल हो, यूथ और महिलाओं का हो, पसमानदा तबकों का, वो सारे डिलिब्रेट हुआ। और उसका एक्सटेंशन सारे स्टेटों में हो रहा है। और जम्मू कश्मीर में कल से पूरी जम्मू कश्मीर कांग्रेस का 3 दिन का शिविर कहिए, वर्कशॉप कहिए, पट्टीटॉप में हमारा 3 दिन का है, जिसमें करीब 150 से ज़्यादा जो हमारे फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं, लेजिस्लेटर्स हैं, पीसीसी ऑफिस बेरर्स हैं, ओहदेदार हैं, ज़िला प्रेसिडेंट साहिबान हैं, 3 दिन का एक किस्म का मंथन शिविर जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को लेकर मंथन करेगी। और उसमें कल 31 को शुरू होगा इनडायरेक्टली रजिस्ट्रेशन वगैरह, मगर फॉर्मल कैंपिंग शुरू हो जाएगी, डिस्कशन शुरू हो जाएगा 1 तारीख सुबह 9:30 बजे से शाम 8 बजे तक, और 2 तारीख को सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक अंडर वन अम्ब्रेला तमाम जो इन्वाइटीज है वो डिफरेंट इश्यूज को डिस्कस करेंगे। और शायद 3 या 4 तारीख को फिर हम आपके सामने आएंगे, जो कांग्रेस ने एक रोड मैप इस शिविर से तैयार किया हो डिफरेंट एरियाज़ के लिए, और इसमें 5 मेजर एरियाज डिस्कस होंगे। एक तो पॉलिटिकल एजेंडा कांग्रेस पार्टी का क्या है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में क्या तब्दीलियां लाने की ज़रूरत है वो डिबेट होगा, तीसरा वुमेन एंड यूथ एम्पावरमेंट के लिए हमने क्या कदम उठाने हैं, और चौथा है हमारा एग्रीकल्चर, टूरिज्म और इंडस्ट्रीज़, और 5वां है सोशल जस्टिस। जो हमारे दबे कुचले तबके हैं उनके लिए कांग्रेस कौन सी लाइन इख्तियार करेगी, ये 5 एरियाज़ में 2 दिन डिबेट होगा, और उसके बाद में जो फाइनल डिक्लेरेशन आएगी वो भी हम आपके सामने रखेंगे। क्लोजिंग से पहले मैं इतना ही कहूँगा कि आप सबको हम सब की तरफ से दावत होगी इन 2 दिन के शिविर में आप आए, आपको फॉर्मल इनविटेशन भी आएगी, आप वहाँ के एक्टिविटीज़ को भी विटनेस कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।